हेलो, नमस्ते। वर्षा गुरुकुल में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम जो हमारा कंटिन्यूशन में चल रहा था चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसके 4 पार्ट हो चुके थे। अब बारी आती है पार्ट नंबर 5 के बारे में, रिमेनिंग जो पार्ट रह गया उसके बारे में। ओके, अब तक हमने पढ़ लिया था ना जेनेटिक कोड के बारे में, जेनेटिक कोड पढ़ लिया था, उसकी सेलेंट फीचर्स पढ़ लिए थे, ये देख लिया था कि कैसे 64 कोडोन्स हैं और 20 अमाइनो एसिड्स हैं, तो कैसे ट्रिपलेट बनाया था जिससे क्या था, इस ट्रिपलेट से क्या है कि तीन जो न्यूक्लियोटाइड बेस का सेट है वो एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है। ये हमने जान लिया था। कोडिंग क्या होती है वो 3 साइंटिस्ट ने बता दिया, मार्शल ने, हरगोविंद साहब ने, सेवेरो ने, वो हमने देख लिया था। और ये भी जान लिया था कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं। ओके, और ये पता कर लिया था कि ओग जो है उसके 2 काम है, एक तो स्टार्ट कोडोन का काम करता है, एक मिथ्योनिन के लिए कोड करता है, AUG के बारे में। अब बात करते हैं म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड के बारे में। जो जेनेटिक कोड हमने पढ़े उनके साथ साथ अब बात करते हैं म्यूटेशन की, क्योंकि हमने म्यूटेशन पढ़ा था ना। म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन जस्ट एक क्या है, स्लो चेंज है। क्या है? ये एक स्लो चेंज है। तो इसको और जेनेटिक कोड को इकट्ठे हमें जानना है, समझना है। तो इसमें हम बात करते हैं जब, तो पहली बात आती है किसके बारे में? सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन के बारे में। सब्स्टिट्यूट मतलब किसी चीज़ का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट, उसकी जगह पे कोई दूसरा उसका सब्स्टिट्यूट आ जाना। जैसे कि अगर मार्केट में सबको चाय पसंद है लेकिन चाय इनकेस चली जाती है तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या आ सकता है? उसका सब्स्टिट्यूट आ सकता है कॉफ़ी। अगर चाय नहीं तो चल ठीक है, हमारे घर में मेहमान आए तो हमारे पास चाय पत्ती नहीं थी, कॉफ़ी के पाउचेस रखे हैं, इट मीन्स हम कॉफ़ी भी दे सकते हैं। तो वो उसको क्या कहते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट बन गया। वो वही चीज़ यहाँ पे है। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन में क्या होता है कि रिप्लेसमेंट होती है यहाँ पे एक नाइट्रोजन बेस की किसके साथ? दूसरे नाइट्रोजन बेस के साथ। ये होता है रिप्लेसमेंट में सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशंस के अंदर। एग्जाम्पल इसका जो हम पहले वीडियोस में पढ़ के आए हैं सिकल सेल एनीमिया के बारे में, उसी को लेते हुए यहाँ बात करते हैं कि सिकल सेल एनीमिया जो हमने अच्छे तरीके से अपने चैप्टर में पढ़ लिया था, जिस टाइम पे हम डिजीज पढ़ रहे थे, उस टाइम पे तो हमने क्या देखा था कि जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो जीन था, इसमें हीमोग्लोबिन ए जीन जो नॉर्मल वाला है उसमें GAG ये कोड होता है, ठीक है, ये होता है। और सिकल सेल जैसे HBS जीन बन गया, जिसमें वो बीमारी है जो डिजीज्ड सेल है, उसमें G और G तो वही का वही रहेगा, A की जगह पे क्या आ जाता है? T। मतलब क्या हुआ कि A का सब्स्टिट्यूट क्या है? T। तो यानी कि T ने रिप्लेस कर दिया किसको? A को। तो ये क्या कहलाया? सब्स्टिट्यूट कहलाया, ठीक है। और अब बात करें कैसे, इसको दिखाया भी mRNA की सीक्वेंस थी, उसमें GAG को क्या किया गया, वहाँ पे जो प्रेजेंट थे 6 पोजीशन पे वलाइन ने ले ली वो पोजीशन GUG की, ठीक है। तो ये इसी वजह से बीमारी होती है। तो सिकल सेल एनीमिया को हम किस में याद रख सकते हैं? इस एग्जाम्पल को हम याद कर सकते हैं हमारे सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन के अंदर। ये भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, पूछ सकते हैं। सिकल सेल एनीमिया करके पूछ सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन में आता है कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में आता है कि पॉइंट म्यूटेशन में आता है, या फिर ये किस तरह से आता है। इस तरह से कुछ भी पूछ सकते हैं 4 ऑप्शन देके। या फिर पूछ सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन के एग्जांपल्स कौन कौन से, क्या सिकल सेल एनीमिया है, क्या अदर किसी डिजीज का नाम दे सकते हैं। तो ये था इसके बारे में। अब बात करते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के बारे में। अब देखो यहाँ पे ना बात हो रही है कि यहाँ पे ना सिंपल एक सिंगल, जैसे एक की जगह T रिप्लेस सब्स्टिट्यूट हो रहा था, ये ना हो कि अब एक फ्रेम, एक कंप्लीट फ्रेम है, फ्रेम वो 3 का सेट हो सकता है, उस फ्रेम की बात करते हैं, 1 का फ्रेम हो सकता है, 2 का फ्रेम हो सकता है, ऐसे फ्रेम में शिफ्टिंग होगी, ठीक है। कंप्लीट एक सेट में क्या होगी? शिफ्टिंग होगी। वो होगी क्या? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो इसने बोला कि लॉस और एडिशन, इसमें लॉस भी हो सकता है या फिर एडिशन भी हो सकता है। किसका? 1 और 2 नाइट्रोजन बेस, इसमें या तो एक लॉस हो सकता है या फिर 2 भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, या तो ये ऐड हो सकता है या फिर ये वहां से हट सकता है। तो ये होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और इसके साथ ही साथ एक सेकेंड, और इसके साथ ही साथ बेस चेंजेस द रीडिंग फ्रेम फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन। और बेस जो है एकदम से चेंज हो जाते हैं हमारे उस फ्रेम के जिसको हम रीड कर रहे हैं, तो एकदम रीडिंग जो है उसकी बेकार हो जाती है म्यूटेशन आने की वजह से, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की वजह से। ओके, अब है एक नोट यहाँ पे, एक समझने वाली बात है कि इफ 3 और मल्टीपल ऑफ 3 बेसिस, या तो 3 या फिर 6 या 9 12, मतलब कहने का कि 3 के मल्टीपल का कोई 3 बेसिस जो हैं इंसर्ट हो जाए या वो डिलीट हो जाए, तो रीडिंग फ्रेम रिमेन सेम। बहुत
इंपॉर्टेंट बात है कि 3 या 3 के मल्टीपल में 3 हो, 6 हो, 9 हो, उसमें अगर फ्रेम शिफ्ट हो रहा है तो रीडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम एज इट इज ही रहेगी, जस्ट एक्स्ट्रा और मिसिंग अमाइनो एसिड, बस इतना होगा। ये जो लाइन है ना, इस लाइन को हम यहाँ पे समझते हैं, ये हमें यहाँ पे पता लगेगी जो ये लाइन बोल रहा है कि कैसे ये बात बोली जा रही है, इसमें यहाँ समझने में हमें वो दिखाई देगा। देखो जैसे कि बहुत इजीली बताया गया है, ये कोड बनाया गया कि राम हैज रेड कैप, ठीक है। या 3 का क्या बनाया गया, फ्रेम बनाया गया है हमारे कोड करने के लिए। तो इसने बोला फर्स्ट, इसने बोला 1 और 2 कुछ भी होता है, 1 या 2 नाइट्रोजन बेस का ऐड या फिर लॉस हो जाना। तो इसने बोला इंसर्ट हो रहा है बी, ठीक है। वो बी कहाँ हो गया, इस आर से पहले हो गया, रेड से पहले हो गया। तो राम हैज बी रेड कैप, ठीक है, यहाँ हो गया। ये क्या होगी, यहाँ पे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो रही है यहाँ पे। फिर आई की भी इंसर्शन हो जाती है, एक आई हो रेड हो गया आर से पहले, ठीक है। फिर जैसे ही जी की एडिशन होगी यहाँ पे तो क्या हो गया, 3 का सेट बन गया ना, 3 बेस और मल्टीपल ऑफ 3 बेस। तो इसने क्या किया, इस रीडिंग फ्रेम को बस क्या कर दिया, थोड़ा बिग कर दिया, थोड़ा बड़ा कर दिया, एक्स्ट्रा कर दिया। तो ये यहाँ से यहाँ तक के में क्या चेंज आ गया कि राम ठीक है, हैज रेड, लेकिन रेड से पहले क्या बन गया, बी के इंसर्शन से, आई के इंसर्शन से, जी के इंसर्शन से क्या बन गया, बिग, ठीक है। तो क्या बन गया, बिग बन गया। तो यहाँ पे बिग का एडिशन हो गया और रेड कैप एज इट इज रह गया। तो ऐसे इस शिफ्ट से ये शिफ्ट हो गया पूरा फ्रेम, पूरा बिग का पूरा फ्रेम यहाँ पे ऐड हो गया, ओके। इसी को बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नाउ मूव टू दी इट्स एग्जाम्पल। द एग्जाम्पल इज थैलेसीमिया। तो यहाँ पे बात करते हैं थैलेसीमिया की। सिकल सेल एग्जाम्पल है किसका, सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन का, एस फॉर सब्सटीट्यूशन, एस फॉर सिकल सेल। लेकिन थैलेसीमिया किसका एग्जाम्पल है, क्या, फ्रेम का, ठीक है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का, ये इसका एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं टीआरएनए के बारे में। अब पढ़ते हैं हम ट्रांसफर आरएनए के बारे में। एडेप्टर मोलिक्यूल है, टीआरएनए को क्या कहा गया है, एडेप्टर मोलिक्यूल कहा गया है, जो कि एडेप्ट करता है। इसकी कुछ बातें पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। इसने बोला 10 to 15% ऑफ टोटल सेलुलर आरएनए इज टीआरएनए। तो टीआरएनए का वेटेज कितना हुआ, टीआरएनए का वेटेज हुआ 10 to 15%, ठीक है, ये इसका वेटेज हुआ। और स्मॉलेस्ट ये आरएनए है, साइज क्या है इसका, स्मॉलेस्ट, इसका मतलब जो 3 आरएनए हम पढ़ते हैं, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, उसमें सबसे छोटा कौन हो गया, टीआरएनए, ओके। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट पॉइंट कि प्रेजेंट इन सोल्यूबल फॉर्म इन साइटोप्लाज्म, मतलब सोल्यूबल आरएनए और एसआरएनए, मीन्स सोल्यूबल साइटोप्लाज्म के अंदर सोल्यूबल फॉर्म में प्रेजेंट कौन होता है, टीआरएनए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही ऐसी बात है कि एकदम से हम एनसीईआरटी की लाइनों में ढूंढ नहीं पाते, और यहीं से अगर क्वेश्चन बन के आ जाता है तो हम सोचते हैं कहाँ से क्वेश्चन आ गया। तो याद रखना है कि टीआरएनए क्या है, कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, सोल्यूबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सोल्यूबल आरएनए की फॉर्म में, ओके। एंड ट्रांसफर्स एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड्स फ्रॉम पूल टू राइबोसोम अकॉर्डिंग टू एमआरएनए कोडोन। जैसे एमआरएनए कोडोन होगा स्टार्ट, तो ट्रांसफर जो है एक्टिवेट होकर किसको कर देगा, एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड्स को, किससे, पूल से राइबोसोम की तरफ। तो ट्रांसफर एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड्स फ्रॉम पूल टू द राइबोसोम अकॉर्डिंग टू एमआरएनए कोडोन, ओके। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए के बारे में। तो इसके स्ट्रक्चर बताए गए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी और सेकेंडरी को तो हमें थोड़ा थोड़ा यहीं पढ़ लेते हैं, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है इसका टीआरएनए का, उसको अच्छे से यहाँ देखो, पूरे अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे विद दिस डायग्राम, ओके। इसके बाद हम चलते हैं, हमारे लास्ट एक ट्रांसक्रिप्शन के बाद अगला प्रोसीजर आता है ट्रांसलेशन का, जिसमें प्रोटीन बनता है, उसको हम पढ़ेंगे इसके बाद। पहले हम टीआरएनए के अपने स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए में अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो आरएनए की क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर स्ट्रक्चर है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड हो जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, एक ही स्ट्रैंड बनता है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री 3 प्राइम टू 5 प्राइम नहीं बनता, ठीक है। एंड फोल्डेड, और ये क्या होता है, फोल्ड होता है, किसकी वजह से, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस की वजह से। तो कैसा होता है, ये फोल्डेड भी होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर के बारे में। ये जैसे उल्टा एल होता है ना, तो इन्वर्टेड एल की तरह उसका स्ट्रक्चर होता है टर्शरी का। और ये क्या है, एक्चुअल फंक्शनल स्ट्रक्चर है,
जो एक्चुअली में जो काम करता है आगे फर्दर जो टीआरएनए का स्ट्रक्चर, वो टर्शरी ही है जो आगे जाके एक्चुअली काम करता है। अब बात करते हैं एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में, जिसको बोला जाता है क्लोवर लीफ मॉडल। क्या बोला जाता है जिसको? क्लोवर लीफ मॉडल। तो इसमें पढ़ते हैं हम एक एक करके कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स नॉट फॉर्म्ड एट लूप ड्यू टू एबनॉर्मल न्यूक्लियोसाइड्स, मतलब एबनॉर्मल यहाँ पे शुगर होगी, तो एबनॉर्मल न्यूक्लियोसाइड होने की वजह से लूप यहाँ पे क्या, लूप में क्या नहीं बनते? हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनते। किसमें? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए में क्या नहीं बनते? हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर नॉट फॉर्म्ड इन दी लूप ऑफ टीआरएनए सेकेंडरी स्ट्रक्चर ड्यू टू एबनॉर्मल न्यूक्लियोसाइड। अब वो कौन कौन से न्यूक्लियोसाइड अब यहाँ पे देख लेते हैं वो क्या है। तो एक तो है जिसको साई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका सिंबल है स्यूडोयूरिडीन, दूसरा है DHU डाईहाइड्रोयूरिडीन, तीसरा है टी से इसको बताते हैं क्योंकि इसमें थायमीन है, थायमीन का टी लिया गया है इसलिए राइबोथाइमिडीन। तो इनको याद रखना है साई टी DHU। अगर मैं बार बार इनको पूरे नाम से ना बोलकर सिर्फ इन चीज़ों से बोलूँ तो आप इसको अच्छे से समझ लेना, ध्यान से, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है। ओके, नाउ मूव टू दिस स्ट्रक्चर, रीड करते हैं, समझते हैं इस स्ट्रक्चर को हम। तो देखो सबसे पहले 5 प्राइम एंड है इसका, मैं इसको मार्कर को दूसरा ले लेती हूँ ताकि इस पर ज़्यादा होच पोच ना हो, आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। तो इसका क्या है? 5 प्राइम एंड है और यहाँ से शुरू होता है फॉस्फेट से और ऐसे लूप बनती है, इसने बोला लूप बनेगी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या स्पेशलिटी है इसकी? लूप बनना, ठीक है। और यहाँ पे OH लास्ट 3 प्राइम एंड पे वो खत्म हो जाता है, तो ऐसे इसका स्ट्रक्चर बनता है। अब जो ये लूप है ये बोलती है DHU लूप, डी लूप इसको बोलते हैं, मीन्स डाईहाइड्रोयूरिडीन की ये लूप है, इसको तो बोलते हैं ये। और इस वाली लूप को बोलते हैं एंटीकोडोन लूप, ठीक है। ये वाली, इस वाली को बोलते हैं डी लूप, इसको बोलते हैं एंटीकोडोन लूप, क्योंकि इसके अंदर बेसिस होते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं mRNA के। एंटीकोडोन इसलिए क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री टू mRNA बेसिस आर प्रेजेंट इन दिस लूप। ओके, अब इसके बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये लूप है जो कि बोली जाती है अटैचमेंट लूप, ठीक है। यहाँ पे बाइंड होंगे लार्ज सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स, तो यहाँ पे लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन दिस लूप, और ये T-C लूप। ओके, अब ये हो गई तीनों लूप के बारे में बात कर ली। अब यहाँ पे बात करते हैं ये क्या है? ये है एक एक्सेप्टर आर्म, एक ऐसी बाजू, एक ऐसी आर्म जो एक्सेप्ट करने का काम करेगी, इसीलिए इसको नाम दिया गया एक्सेप्टर आर्म। तो इसने कहा कि जो 3 प्राइम एंड है वो बाइंड करेगा, यहाँ पे बाइंड्स अमाइनो एसिड्स बाय एस्टर बॉन्ड्स। तो यहाँ पे आके क्या जुड़ेंगे? अमाइनो एसिड्स आके जुड़ेंगे, किससे? बाय द हेल्प ऑफ एस्टर बॉन्ड, मीन्स इनिशिएटर टीआरएनए फॉर स्टार्ट एंड नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन के लिए तो कोई टीआरएनए नहीं होगा, लेकिन इनिशिएटर का काम जरूर करेगा। तो ये था हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए के बारे में। साई टी DHU 5 प्राइम एंड से लेके 3 लूप बनेंगी, डी लूप और एंटीकोडॉन लूप, फिर T-C लूप अटैचमेंट लूप जिसको बोलते हैं, और लास्ट एक्सेप्टर आर्म। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम हमारे ट्रांसलेशन प्रोसेस के बारे में। अब है, अब जो ट्रांसक्रिप्शन था डीएनए से आरएनए बनने में, अब आरएनए से प्रोटीन बनने के सफर को बोला जाता है ट्रांसलेशन। तो इसको पढ़ लेते हैं हम आराम से अपनी लाइन को कि प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड अकॉर्डिंग टू कोडॉन ऑफ एमआरएनए, क्योंकि एमआरएनए के ही कोडॉन आगे क्या बनेंगे, जैसे यूयूयू ऐसे एजीयू जीयूए ऐसे करके क्या होंगे, एमआरएनए के कोडॉन होंगे, उनके अकॉर्डिंग ही पॉलीपेप्टाइड्स बनते चले जाएंगे। और पॉलीपेप्टाइड्स कैसे बनेंगे, जब पॉलीमराइजेशन होगी अमाइनो एसिड्स की। ओके, अब इसमें स्टेप्स आते हैं ट्रांसलेशन में कुछ, उन स्टेप्स को हम 1 बाय 1 रीड कर लेंगे। ओके, तो स्टेप 1 यहाँ आता है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में करके समझ लेते हैं। वहाँ पे सारे के सारे एक साथ ही दिए हुए हैं स्ट्रक्चर्स। ओके, तो ट्रांसलेशन हमने देख लिया। तो इसमें क्या होगा कि एमआरएनए जो कोडॉन है उनसे क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड की चेन बनेगी, मतलब प्रोटीन्स बनेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस होगी। एंड अब जो बात करते हैं कि द ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स आर डिटरमाइंड बाय बेस सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए कोडॉन। तो प्रोटीन की सीक्वेंस को
कौन डिसाइड करेगा? mRNA कोडॉन्स की सीक्वेंस ही डिसाइड करेगी, इन्हीं से डिटरमाइन क्या करेगा हमारा अमीनो एसिड की सीक्वेंस। तो इसके लिए हम बात करते हैं अपने ट्रांसलेशन में स्टेप्स हैं हमारे कुछ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टेप 1 के बारे में, जिसमें क्या होगा, जो टीआरएनए है वो उसकी चार्जिंग होगी, मीन्स चार्जिंग ऑफ टीआरएनए इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इन द जर्नी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो सबसे पहले क्या हो रहा है? सबसे पहले हो रहा है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, टीआरएनए की चार्जिंग हो रही है, मतलब अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए मतलब कुछ ना कुछ अमाइन से रिलेटेड, कुछ अमाइन जुड़ेगा, कुछ ऐसा होगा, देखते हैं क्या। सबसे पहले आता है स्टेप 1 में भी कि एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स के, अमाइनो एसिड यहाँ पे क्या होना शुरू हो जाते हैं, एक्टिव होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब तक तो mRNA RNA इन सब की बात हो रही थी, जैसे ट्रांसलेशन प्रोसीजर यहाँ पे शुरू होता है तो एक्टिविटी में कौन आ जाते हैं? अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, जैसे जैसे पॉलीपेप्टाइड चेन बनने की स्टार्टिंग हो जाती है, अमाइनो एसिड्स आर बॉन्डेड, तो वो बॉन्ड बना लेते हैं किसके साथ? विद पेप्टाइड चेन। तो ध्यान रखना है कि अमाइनो एसिड्स आर बॉन्डेड विद पेप्टाइड चेन एंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड चेन का बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी। अब अगर पेप्टाइड बॉन्ड बनना है, पेप्टाइड चेन का बॉन्ड बनना है, तो उनको क्या चाहिएगी? एनर्जी चाहिएगी। देयरफॉर द फर्स्ट स्टेप जो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए है इज एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। ये चार्ज किससे होंगे? एनर्जी से, और एनर्जी क्या होती है? एटीपी होती है, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब इसको हम अपना इक्वेशंस के थ्रू भी समझ लेते हैं कि अमाइनो एसिड है एक तरफ, एनर्जी आई, एनर्जी इसको मिली एटीपी के फॉर्म में, ठीक है, ये चार्ज हुआ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन के साथ। फिर यहाँ पे क्या होएगा? ये अमाइनो एसिड्स के लिए है, और एएमपी ये एंजाइम के साथ जो है कॉम्प्लेक्स है किसका? अमाइनो एसाइल एंजाइम का। देखो क्योंकि अमाइनो एसाइलेशन होनी है ना, तो यही तो बना, एनर्जी एटीपी के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स वगैरह आए तो क्या हुआ? इसमें अमाइनो एसाइल एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना, प्लस पीपी मींस क्या हो रहा है? पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है। अब फिर यही, अब ये वाला जो ये इसको ये फर्दर आगे क्या करेगा? फिर से इसमें एंजाइम का क्या हो जाएगा? डिलीशन हो जाएगा इसका, और टीआरएनए के साथ फिर क्या करेगा? क्योंकि न्यूक्लियोटाइड और अमाइनो एसिड के मिलने से ही तो क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो अब अमाइनो एसिड के साथ क्या हो गया? टीआरएनए बन गया, तो ये क्या कहलाया? अमाइनो एसाइल टीआरएनए। क्या कहलाया? अमाइनो एसाइल टीआरएनए। और एनर्जी बाहर निकल गई और एएमपी भी अलग से इसके अंदर एडिशन में हो गया, ठीक है, लेकिन ये अलग से बन गया, ठीक है। ये था हमारा स्टेप नंबर 1। बार बार अगर दोबारा रिवाइज करोगे तो स्टेप एक बार में तो आएगा नहीं समझ में, लेकिन दूसरी बार जरूर पक्का आ जाएगा। क्योंकि देखो प्रोटीन बनने के लिए क्या चाहिए होते हैं? अमाइंस चाहिए, अमाइंस चाहिए तो अमाइन का एसाइलेशन होगा जो कि चार्ज होने के बाद होगा, और चार्ज कैसा होगा? विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयंस की प्रेजेंस में ये क्या हो जाएगा? अमाइनो एसाइल एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। उस कॉम्प्लेक्स में टीआरएनए ऐड होगा तो अमाइनो एसाइल टीआरएनए बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बात की गई है कि बोथ अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, मतलब सिंथेटेज है तो एंजाइम हो गया एक तो ये, और दूसरा टीआरएनए, दोनों के दोनों स्पेसिफिक हैं किसके लिए? पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए। मतलब ये सिंथेटेज भी चाहिए होता है अमाइनो एसाइल टीआरएनए, और टीआरएनए भी चाहिए होता है, ठीक है। तो ये जो आर्म थी उस आर्म को दिखाया गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और इस 3 प्राइम के OH पे क्या हो गया? H हटा के यहाँ पे देखो ये क्या हो गया? ये पूरा अटैचमेंट हो गई है। यहाँ पे अमाइन ग्रुप भी है, और ये क्या था? साथ ही साथ कैसा अमाइन है? ये टीआरएनए के साथ अमाइन है। एएमपी एनर्जी फॉर्म ये क्या निकल चुकी है, तो अमाइनो एसाइल टीआरएनए हमारे पास बन के आ चुका है। अब ये जाएगा नेक्स्ट प्रोसीजर में, नेक्स्ट स्टेप में, जहाँ पे क्या होगी? ट्रांसलेशन होगी, जहाँ पे क्या होगी? ट्रांसलेशन होगी। तो इस स्टेप 2 में होगा कि एक्टिवेटेड टीआरएनए एंड एमआरएनए एंड स्मॉल और लार्ज यूनिट ऑफ राइबोजाइम। अब देखो काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं। वो एक्टिवेटेड टीआरएनए भी तो स्टेप 1 में बना है, साथ साथ एमआरएनए मैसेंजर आरएनए भी, तो छोटी बड़ी दोनों तरह की यूनिट किसकी? राइबोसोम्स की, क्योंकि राइबोसोम भी क्या है? क्या करेंगे? यही तो प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे। ये मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन और जीटीपी एनर्जी जो है ये सब एक्टिव हो जाएंगी किसमें? स्टेप नंबर 2 में, किसके? ट्रांसलेशन के स्टेप नंबर 2 में। एंड दीज आर, और ये सब के सब आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस, और ये सब के सब रिक्वायर हैं ताकि एक एफिशिएंट ट्रांसलेशन होके प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाए। तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकते हैं कि एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए क्या क्या इनमें से ज़रूरी है, या फिर दे देंगे इनमें से क्या ज़रूरी नहीं है। तो हमें ये 4-5 चीज़ें याद होनी चाहिए, कोई इधर उधर हो जाए इनसे, कोई इनमें से मिस हो जाए
तो मिस कौन सा वो पता होना चाहिए, इनमें कोई और तीसरी चौथी अलग से कोई चीज़ दे दी जाए तो पता होना चाहिए ये तो इनका हिस्सा नहीं है, इनका पार्ट नहीं है। तो क्या क्या है, नंबर 1 एक्टिवेटेड टीआरएनए, नंबर 2 एमआरएनए, नंबर 3 स्मॉल और लार्ज यूनिट ऑफ राइबोसोम, एंड 4th इज Mg2 पॉजिटिव आयंस एंड GTP। तो 1 2 3 4 5 तो 5 चीज़ें ज़रूरी हैं एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस होने के लिए। अब देख लेते हैं इसको सीक्वेंस वाइज कैसे, कि यूटीआर यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, मतलब अनट्रांसलेटेड रीजन है, फिर ये लगा कोडोन, फिर कोडोन फॉर पॉलीपेप्टाइड, ये आगे हेल्प करा, फिर यहाँ पे लास्ट में लग गया स्टार्ट, ये तो हो गया स्टार्ट कोडोन, ये हो गया स्टॉप कोडोन, ऐसे करके हमारा क्या हो जाएगा, सिंथेसिस होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा इसके बारे में ट्रांसलेशन के बारे। अब बात करते हैं इनिशिएशन, देख लेते हैं कैसे स्टार्ट होगा, कैसे क्या होगा, राइबोसोम भी रोल प्ले करेगा। तो आगे बात करते हैं कि इनिशिएशन, फिर इसके बाद करेंगे हम इलोंगेशन। जब इनिशिएट हो गया, इलोंगेट हो गया, तो लास्ट क्या आएगा, टर्मिनेशन। तो उसकी टर्मिनेशन भी हम देख लेंगे। ओके, और उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा किसका, ट्रांसलेशन का। तो हम यहाँ पे इसको इस टॉपिक को पूरा करेंगे इसी वीडियो में। देखते हैं इनिशिएशन में क्या होगा कि बोथ सब यूनिट, बोथ कौन सी, स्मॉल भी और लार्ज भी, क्योंकि राइबोसोम 2 टाइप का होता है ना, स्मॉल और लार्ज। एक जैसे प्रोकैरियोट्स में होता है अलग और इसमें यूकैरियोट्स में होता है अलग, एक 70s होता है, एक में 80s होता है। 80s है तो 50s और 30s की 2 यूनिट होती है, इसमें एक स्मॉल यूनिट होती है और एक लार्ज यूनिट होती है। इसलिए इसने बोला कि बोथ सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स आर फ्री, एंड व्हेन द स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर्स एन mRNA टू प्रोटीन बिगिंस। तो mRNA को एनकाउंटर कौन सी यूनिट करती है, स्मॉल यूनिट करती है। इस बात को भी हमें अच्छे से ध्यान रखना है, इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या होगा 5' to 3' प्लस क्या हो गया, स्मॉल सब यूनिट जो आएगी राइबोसोम की रोल प्ले करेगी, और वो क्या करेगी, इस सीक्वेंस पे आके, इस सीरीज पे आके अटैच हो जाएगी। और फिर क्या होगा, इनिशिएटर टीआरएनए मेट रिकॉग्नाइज स्टार्ट कोडोन। किसको ढूंढेगा वो, स्टार्ट, जो कि कोडोन को स्टार्ट जो करेगा उस कोडोन को। तो स्टार्ट कोडोन AUG को ढूंढेगा किस पे, mRNA की इस सीक्वेंस पे, एट कहाँ पे, एट दी स्मॉल सब यूनिट। तो सब यूनिट पे ढूंढेगा mRNA की किसको, स्टार्ट कोडोन को, जो कि क्या है, AUG है। ठीक है, उसको ढूंढेगा। और ये अब आगे चल रहा है, इस सीक्वेंस में काम हो रहा है। ये जो सीक्वेंस थी इस पे क्या, स्मॉल यूनिट AUG है, इस पे जैसे इसको ढूंढेगा तो A के कॉम्प्लीमेंट्री U, U के कॉम्प्लीमेंट्री C, G के, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके ये मैट जो है आके इनिशिएटिव टीआरएनए, ये पूरा कंप्लीट क्या है, टीआरएनए है, इसकी भी एक 5' to 3' क्या है, सीरीज है, ये आके इस पे अटैच हो जाएगा स्मॉल सब यूनिट पे। और आगे फर्दर क्या होगा, अटैचमेंट होने के बाद उसकी अटैचमेंट फिर किससे हो जाएगी, लार्ज, इनिशिएटर ने काम कर दिया अपना, अब अटैचमेंट होगी लार्ज सब यूनिट पे। तो अभी ये चीज़ है, अभी इसकी P साइट और A साइट, इन दोनों के बीच में ये पोर्शन आ जाएगा। ये स्मॉल सब यूनिट थी और ये है लार्ज सब यूनिट। तो यहाँ पे देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, इनिशिएट हो चुका है, अटैचमेंट हो चुकी है। अब अटैचमेंट होगी लार्ज और स्मॉल सब यूनिट की। अब बात करते हैं इलोंगेशन की, किसके बारे में, इलोंगेशन के बारे में। तो इलोंगेशन में क्या होगा कि इसमें अमाइनो एसिड्स जो है ज्वाइन करेंगे एक साथ और फॉर्म बाय द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन देम। तो अमाइनो एसिड आपस में कब जुड़ेंगे, जब उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। और टू चार्ज टीआरएनए क्लोज इनफ ऑन P एंड A साइट। लार्ज सब यूनिट जो है राइबोसोम की, उस पर 2 साइट है, उसकी एक P साइट एक A साइट। तो उसकी इन दोनों साइट पे क्या है, दो जो चार्ज है ना टीआरएनए, टू चार्ज टीआरएनए क्लोज इनफ, तो क्या हो जाएंगे, P और A साइड पे आके क्लोजली हो जाएंगे। और अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज, एक तरह का एंजाइम जिसको बोलते हैं राइबोजाइम, उसका नाम है पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज, कैटालाइज करेगा भी, रिएक्शन को तेज करेगा ताकि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो सके। तो ये पॉइंट भी याद रखना है कि पेप्टाइड बॉन्ड को भरने के लिए कौन सा कैटालाइज या कौन सा कैटलिस्ट काम करेगा, वो करेगा राइबोजाइम, जिसका नाम क्या है, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। ओके, मींस 50S राइबोसोम ऑल्सो एक्ट एज कैटालिस्ट। इसके अलावा 50S राइबोसोम भी कैटालिस्ट का काम करेगा। ओके, और आगे फिर है कि 23S rRNA राइबोसोम जो है प्रोकैरियोट्स में होता है और यूकैरियोट्स में होता है 28S rRNA राइबोसोम जो कि यूकैरियोट्स में। दोनों में याद रखना है कि प्रोकैरियोट्स में 23 वाला होता है, यूकैरियोट्स में 28 वाला होता है। कैसे याद कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा समझा सकती हूँ कि यूकैरियोट में देखो ई ऐसे बनता है, इस ई को पूरा कंप्लीट कर दो तो ये 8 सा हो गया ना, तो 28 यूकैरियोट में होगा राइबोसोम। राइबोसोम अलग है, राइबोसोम अलग है। राइबोसोम तो वो है जो कि
प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है। और राइबोजाइम वो प्रोसेस होने के लिए कैटलिस्ट का काम करते हैं, एंजाइम का काम करते हैं, तो वो राइबोजाइम कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ऑन ए साइट। ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी साइट पे तो क्या होगी पेप्टाइड फॉर्मेशन होगी। तो पी और ए साइट दो है ना लार्ज सब यूनिट में, तो पी साइट पे तो होगा पेप्टाइड का बनना और टीआरएनए ऑफ पी साइट बिकम फ्री। और कौन सी साइट फ्री रहेगी? पी साइट फ्री रहेगी, पी फ्री। ठीक है, ऐसे करके हम बार बार बोल के समझ के कनेक्शन बिठा लेंगे दिमाग में कि कौन सी साइट फ्री रहेगी। तो लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोजाइम्स पी साइट आर बिकम फ्री। ओके, और जो पेप्टाइड फॉर्मेशन होगी वो कहाँ होगी? ए साइट पे। मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ कि कहाँ की हम बात कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं हम इसकी कि इस साइट पे लार्ज सब यूनिट है, ये इसकी 2 साइट हैं, ये और ये। तो ये साइट तो पी फ्री तो ये तो फ्री रह जाएगी और इस पे क्या होगी? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं अपने अगली बात पे कि राइबोजाइम, अब जो सॉरी राइबोजाइम नहीं, राइबोसोम मूव्स टू नेक्स्ट कोडोन। अब उसका एक कोडोन पे एक सारा काम हो गया हमारा ने कि वो एक से उचक के कहाँ जाएगा? दूसरे पे। तो ड्यू टू इट टीआरएनए अलोंग विद अमाइनो एसिड चेन मूव फ्रॉम ए साइट टू पी साइट। जब अब राइबोसोम अपना काम करके नेक्स्ट कोडोन पे निकल लिया एमआरएनए की, तो यहीं पे टीआरएनए क्या करेगा? वो अमाइनो एसिड चेन के साथ जुड़ा तो रहेगा, क्योंकि वो बनने लग रही है, अमाइनो एसिड चेन बन रही है ना पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के साथ। वो अब ए साइट पे जो काम कर रही थी अपना, वो कहाँ फुदक के कहाँ चली जाएगी? वो पी साइट पे चली जाएगी। अब जैसे ही राइबोसोम अगले कोडोन पे जाएगा, वैसे ही टीआरएनए ए साइट को छोड़कर पी साइट पे चला जाएगा। तो ये इस लाइन का मतलब। अब ए साइट इज फ्री। अब ए साइट क्या है? जो साइट पहले कौन सी फ्री थी? पी फ्री थी। अब क्यों? क्योंकि एमआरएनए का जो नेक्स्ट कोडोन ले लिया राइबोसोम ने अगले पे काम करने के लिए, तो उसने भी टीआरएनए ने भी क्या किया, ये देखते हुए कि वही वो तो चला गया नेक्स्ट कोडोन पे, तो उसने भी क्या किया कि अपने आप को देखा कि जो साइट पी फ्री साइट थी ना, उस पर कूद गया वो। अब पी साइट पहले जो फ्री थी, अब वो फ्री नहीं रह गई। अब कौन सी साइट फ्री है? ए साइट फ्री है। किसके लिए? अगले चार्ज टीआरएनए के अटैचमेंट के लिए। ठीक है, एक पे बना, काम हुआ, मूव करके अगले पे चला गया, तो पुराना वाला फ्री हो गया। पुराने वाले पे फिर से दोबारा नया चार्ज टीआरएनए आएगा, जो मैग्नीशियम आयन की उसमें प्रेजेंस में क्या हो रहा था? चार्ज हो रहा था, वो आएगा और अगेन दोबारा वही पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे ए साइट पे। फिर ए साइट से टीआरएनए पी साइट फ्री रहेगी, फिर से वो फुदक के नेक्स्ट कोडोन पे जाएगा राइबोसोम, तो टीआरएनए भी उस पे चला जाएगा पी साइट पे और ए साइट को फ्री कर देगा। फिर फर्दर ए साइट फ्री हो जाएगी नेक्स्ट चार्ज टीआरएनए के लिए, और ऐसे करते 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 यही तो हमने बनाना है, यही तो हमारा अमाइनो एसिड चेन बननी है, और ऐसे ही प्रोसीजर चलता रहेगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे ये मेथियोनिन, ये फिनाइल एनानिल, ये चीज़ क्या हो रही है? अब यहाँ पे सिंथेसाइज हो रही है। ए साइड पे बन के पी पे जाना, इसको फ्री कर देना नेक्स्ट चार्ज टीआरएनए के लिए, फिर इस पे जाना, ऐसे करते करते तो राइबोसोम मूव्स फ्रॉम कोडोन टू कोडोन। तो राइबोसोम जो है कोडोन टू कोडोन मूव करता रहेगा और अमाइनो एसिड जो है एड ऑन होते रहेंगे वन आफ्टर दी अदर। ऐसी ये चीज़ चलती रहेगी। और टर्शरी स्ट्रक्चर जो टीआरएनए का है एल शेप, इन्वर्टेड एल शेप का वो होता है, और वहीं पे फंक्शनल स्ट्रक्चर, एक्चुअल फंक्शन स्ट्रक्चर वही होता है जो इन सब के करने के बाद बनता है, बन रहा है, हो रहा है। इसका टर्मिनेशन, इसका रुकना भी तो बहुत जरूरी है ना। तो क्या होगा? पॉइंट आएगा हमारा लास्ट टर्मिनेशन का। तो इसने क्या बोला है टर्मिनेशन में कि व्हेन राइबोसोम्स ए साइट, जो क्या थी? चार्ज टीआरएनए को अटैच करने की साइट थी। अब वहां पे व्हेन राइबोसोम्स ए साइट रीचेस टू स्टॉप कोडोन, स्टार्ट कोडोन से शुरू होके जब वो कहाँ तक जाएगी? स्टॉप कोडोन तक जाएगी। दिखा देती हूँ मैं कहाँ पे ये बात दिखाई गई थी, मैंने बताई थी आप लोगों को कि कैसे कैसे अनरेस्ट्रिक्टेड पहले लगे होंगे। ये देखो अनट्रांसलेटेड रीजन्स लगे हैं आगे भी और पीछे भी, और ये रहा स्टॉप कोडोन, ये रहा स्टॉप कोडोन, और ये रहा स्टार्ट कोडोन, और ये रहा स्टॉप, और ये स्टार्ट कोडोन। तो यहाँ से वो प्रोसीजर शुरू हुआ कोडोन को रीड करना, चार्ज टीआरएनए बनना, चार्ज टीआरएनए फिर अमीनो एसिड्स बना देना पेप्टाइड बॉन्ड बना के, और आगे फर्दर ए साइड से पी साइड पे शिफ्ट कर देना। पी साइड को शिफ्ट करने के बाद ए साइड फ्री हो जाना, ए साइड फिर से तैयार हो जाएगी अगले चार्ज टीआरएनए के लिए। तो ये सब तो जैसे करते करते एक रीड करा उसने राइबोसोम ने कोडोन, फिर दूसरे पे गया, तीसरे पे गया, चौथे पे गया, ऐसे करते करते जब राइबोसोम पूरी सीक्वेंस ऑफ कोडोन को पार कर लेता है तो लास्ट वो कहाँ पहुंचेगा? स्टॉप कोडोन पे तो पहुंचेगा। तो वही टर्मिनेशन पॉइंट है इसका, तो उसी को हमें लास्ट अपना रीड करना है, समझना है, ध्यान से समझना है। तो अब क्या होगा कि जैसी राइबोसोम्स की ए साइट किस पे पहुंचेगी? स्टॉप कोडोन पे पहुंचेगी। तो वो हैं कौन कौन? ये 3 हमने पढ़े थे ना कल के लेक्चर में कि UAA, उल्लू आया आया, उल्लू गया आया, उल्लू आया गया।
ऐसे करके हमने स्ट्रिक बना के याद किया था ना। तो ये 3 है हमारे स्टॉप कोडॉन, और स्टार्ट कोडॉन एक ही है, कौन सा था, AUG, ठीक है। स्टॉप कोडॉन कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आया और क्या हो जाएगा, इस साइड पे पहुंच जाएगा तो टर्मिनेशन वाली काम हो जाएगी, मतलब अब ट्रांसलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो देखो ऐसे करते करते पूरी ये क्या बन रही है, पूरी सीरीज बन रही है अमाइनो एसिड्स की, और चेन बन रही है जिनको पॉली पेप्टाइड्स की चेन बनती है, ऐसे चेन बन रही है। और वापस अब यहाँ पे क्या होगा, इस साइड पे फिर से चार्ज टीआरएनए आएगा, ये कर करके इसने देखो पूरी सिंथेसिस कर ली है। लास्ट फिर किस पे पहुंच गया, ये स्टॉप कोडॉन पे पहुंच गया है। यहीं पे ए साइड पे ही अब देखो रिलीजिंग फैक्टर भी आ रहा है, ठीक है। अब क्या है, रिलीजिंग फैक्टर स्टॉप्स द प्रोसेस, ये रिलीज कर रहा है एक फैक्टर। तो क्या कर रहा है, किस लिए रिलीज कर रहा था, कि यहीं पे प्रोसेस स्टॉप कर जाए। तो देयर इज नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन, अब इन स्टॉप कोडॉन के लिए यहाँ पे कोई टीआरएनए नहीं है। सो इन दिस केस जब टीआरएनए है ही नहीं तो एक रिलीजिंग फैक्टर आएगा जो कि बाइंड कर जाएगा इन स्टॉप कोडॉन्स पे एंड रिलीज द कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेंज, और रिलीज कर देगा क्या, कि भाई पूरी जो चेन है ना ये बनती आ रही है, भाई बन गई पूरी, बता देगा, संदेश दे देगा, इंडिकेट कर देगा, कौन, रिलीजिंग फैक्टर, रुक जाओ भाई रुक जाओ, पूरा का पूरा जो है प्रोटीन, पूरा की पूरा अमाइनो एसिड की चेन बन चुकी है, ठीक है। तो ये था इस चीज़ के बारे में। अब यहाँ तक हमने क्या कर लिया है, अपना टर्मिनेशन करके पूरा का पूरा जो एक जर्नी थी डीएनए से आरएनए बनने की, आरएनए से प्रोटीन बनने की, ये हमने कंप्लीट कर ली है। अब जीन एक्सप्रेस करेंगे, जब पूरा हो गया तो अब जीन एक्सप्रेस करेंगे। जीन एक्सप्रेस का मतलब होता है कि जीन बनेंगे, जीन जो है वो प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है, और वो अपने आप को एक्सप्रेस किस फॉर्म में करेंगे, ये सारा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन ये हम अब कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और ओपेरॉन मॉडल जो है, ओपेरॉन मॉडल, इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। और लास्ट इसके बाद हमारा आ जाएगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, हम उसको भी स्टडी करेंगे। तो ये करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए थैंक यू सो मच।